नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तरकाशी में 10वें दिन भी आज टनल में रेस्क्यू अभियान जारी रहा। आज की सबसे बड़ी खबर ये कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उनके पास कैमरा पहुंच चुका है, उनसे वीडियो पर बातचीत भी हो रही है। आज दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। नीरज खैरवाल का कहना है कि अगले 30 घंटे बहुत अहम है। अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि टनल में वॉकी टॉकी भेजा जा चुका है, हर वक्त अब बात की जा सकती है, जबकि खाना पानी भी लगातार पहुंचाया जा रहा है। 900 mm की जो पाइप 18 मीटर तक डाली गई है, उससे आगे अब 800 mm की पाइप डाली जा रही है। कठोर चट्टान अगर आती है तो ऐसे कंडीशन में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही तरह की ड्रिलिंग की तैयारी है और एक साथ 5 जगहों से ड्रिलिंग होगी, जिसके बाद जल्द ही मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। हमारे लिए ये जो समय है, आज रात कल दिन भर, ये समय सबसे अहम है, क्योंकि 60 मीटर का ये जो बिल्कुल टोटल लेंथ है, जो हमारे मलबा जो गिरा हुआ है, उसका जो बीच का लेंथ होगा वो ये 20-25 से 40-45 मीटर तक है। उसी के ऊपर सबसे ज्यादा वजन रहता है और अगर पत्थर आ जाए या कोई मशीन आ जाए जिससे थोड़ी बहुत अड़चन पैदा हो, वो दिक्कतें ना आए, तो हम जल्द से जल्द मे बी 30 घंटे में 40 घंटे में आपसे और खुशखबरी हम आपके साथ कुछ बताने की स्थिति में होंगे। टनल साइट पर अब एक बोरिंग मशीन पहुंची है जो वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करेगी, जिसके लिए बीआरओ ने टनल के ऊपर रोड भी बना दी है। साथ ही ड्रिलिंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। माना यह जा रहा है कि मशीन इंस्टॉल हो जाएगी देर रात तक और फिर काम शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मशीन से लाइफ सेविंग पाइप टनल के ऊपर से डाले जाएंगे, जो तकरीबन 24 इंच मोटे होंगे। साथ ही 2 मशीनें उड़ीसा और गुजरात से आ रही हैं। बुधवार देर शाम तक आने की उम्मीद है। उन मशीनों की सहायता से 1.2 डायामीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिससे टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़कोट की तरफ से टनल की खुदाई का काम रोक दिया गया है। यहां टीएचडीसी माइक्रो टनल पर काम कर रही थी, जिसके लिए ब्लास्ट करवाए गए थे, लेकिन आज सुबह ब्लास्ट के बाद टनल के अंदर मिट्टी धंसने लगी, जिसके बाद ये काम रोक दिया गया। कल देर शाम ये काम शुरू हुआ था। बड़कोट की ओर से 483 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में इस हादसे को आज 10वां दिन बीत गया। टनल में अब भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। देश के साथ ही विदेश की भी कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं और ऐसे में आज की सुबह एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देख रेस्क्यू टीम के साथ ही टनल में फंसे मजदूरों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है और इस काम में जुटी रेस्क्यू टीम के लिए आज की सुबह सबसे सुकून देने वाली रही। पहली बार सुरंग में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया। एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वीडियो में भी सभी मजदूर न सिर्फ सुरक्षित बल्कि स्वस्थ भी दिख रहे हैं। 2 नवंबर को हादसे के बाद से ही मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें चल रही हैं और इस दौरान हर कदम पर चुनौतियां ही चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम हर चुनौतियों को मात देते हुए आगे बढ़ रही है। आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा। रेस्क्यू टीम पहले दिन से ही जान रही है कि रेस्क्यू में वक्त लगने वाला है, इसलिए मजदूरों को बाहर निकालने से पहले रेस्क्यू तक उनको सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन टीम ने वो कर दिखाया। फंसे मजदूरों की सटीक लोकेशन पता की गई, उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी की गई, पानी पहुंचाया गया और ड्राई फ्रूट्स के बाद खाने के लिए खिचड़ी भी सुरंग के अंदर भेजी गई। अगला स्टेप मजदूरों से संपर्क करने का था और उसे भी रेस्क्यू टीम ने बखूबी अंजाम दिया। पहले उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और अब तस्वीरों के जरिए भी उनसे संपर्क बन गया। जाहिर है, इससे न सिर्फ रेस्क्यू टीम बल्कि सुरंग में फंसे मजदूरों का भी हौसला बढ़ा है। उन्हें पता है कि उन्हें बचा लिया जाएगा और जल्द बाहर निकलकर वो अपने परिवार के साथ होंगे।
पिछले 10 दिनों से पूरा देश उत्तरकाशी के इस टनल पर टकटकी लगाए हुए बैठा है। हर तरफ दुआएं की जा रही हैं और हर बढ़ते दिन के साथ दुआओं का असर भी दिखता जा रहा है। और अब तो सुरंग के अंदर और बाहर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, जिंदगी की जंग जीत जाएंगे हम। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है कि टनल में फंसे मजदूर जल्द ही बाहर आ जाएंगे। सीएम धामी ने बताया कि आज ही पीएम मोदी को रेस्क्यू अभियान की उन्होंने पूरी जानकारी दी है। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं, ये बात भी उन्होंने बताई। जल्द ही सभी को निकाल लिया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन प्रोग्रेस कहां तक है, ये जानकारी भी सीएम धामी ने पीएम मोदी को फोन पर दी है। जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियां लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। राज्य की खराब सड़कों को अगले 10 दिन में ठीक करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की बैठक हुई और इसी दौरान सीएम ने पीडब्ल्यूडी सचिव और सर्किल ऑफिसर को रोड के निरीक्षण करने के आदेश दिए और 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अधिकारियों के निलंबन की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रात में काम तेजी से किया जाए और किसी भी तरह से 30 नवंबर की डेडलाइन पर काम पूरा कर लिया जाए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उत्तराखंड में सीता की समाधि वाले स्थान को भी नई पहचान देने की कवायद चल रही है। जो काम पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए, अब उसे पहचान दिलाने के लिए कल से देवप्रयाग से 3 दिन की पदयात्रा शुरू होगी ताकि राम मंदिर के साथ सीता मंदिर को भी पहचान मिल सके। साल 2024 की 22 जनवरी की तारीख पूरे देश के लिए खास होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर का इंतजार पूरा होने वाला है और अब तैयारी उस जगह को पहचान दिलाने की है जहां माना जाता है कि त्रेता युग में सीता माता ने समाधि ली थी। पौड़ी जिले के फलसवाड़ी में सीता माता के मंदिर को विकसित करने का प्लान पिछली बीजेपी सरकार में बना था, लेकिन कोविड और फिर सरकार बदलने के चलते काम आगे नहीं बढ़ पाया। उसी सीता मंदिर को पहचान दिलाने के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 नवंबर से 3 दिन की पदयात्रा करेंगे। प्लान देवप्रयाग में राम मंदिर से आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करने का है तो विदाकोटी में लक्ष्मण मंदिर के दर्शन के साथ 24 नवंबर को पदयात्रा फलसवाड़ी में पूरी होगी। ये सारा ऐसा धार्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा उधर भगवान राम का स्थान और इधर माता सीता का ये जो समाधि स्थल है वो एक भव्य रूप भविष्य में ले, उस कल्पना के साथ यात्रा की जाए। जहां ये पदयात्रा होगी वो इलाका पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में है, इसीलिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की इस पदयात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पौड़ी के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मुकेश कोहली इस यात्रा को राम मंदिर के बाद सीता मंदिर को पहचान दिलाने वाला कदम मानते हैं, पर गढ़वाल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के मुताबिक राम तब खुश होंगे जब
अंकिता भंडारी और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पदयात्रा निकालें। उस समय पे भी मन था, लेकिन चूंकि फिर कोविड वगैरह था, कोविड की जो प्रतिबंध थे उनके कारण जो है ये पदयात्रा नहीं की जा सकी। अब कोविड का भी कोई इतना भय है नहीं, कोई ऐसा प्रतिबंध है नहीं। राम यात्रा निकालिए, पर और भी कई यात्राएं हैं। अंकिता भंडारी की यात्रा भी निकाल सकते थे वो, है ना, यमकेश्वर से जाके पौड़ी चले जाते। आप अग्निवीर की यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? निकालिए। 1 रैंक 1 पेंशन वो कोटद्वार में है हमारे लोग, उनकी यात्रा निकालिए। जो पहाड़ की समस्याएं हैं ना, उसकी अगर आप यात्रा निकालेंगे तो सारा प्रदेश। पूरे देश में 500 साल बाद बीजेपी राज में बन रहे राम मंदिर की चर्चा है, तो इसी मौके को देखकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत सीता मंदिर को भी पहचान दिलाने का अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गढ़वाल क्षेत्र में हो रही इस पदयात्रा के धर्म के साथ सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। यहां के एक मकान के आसपास एक मादा गुलदार डेरा डाले हुए है। कई बार गुलदार को यहां चहलकदमी करते देखा गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत है। वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। हालांकि अभी तक गुलदार पकड़ में नहीं आ सका। हरिद्वार में प्लॉट बेचने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी हुई है और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई धीमी गति से चल रही है। सितंबर महीने में पुलिस ने ऑक्टागन बिल्डर्स नाम की कंपनी चलाने वाले कुलदीप नंदराजोग और उसकी महिला सहयोगी अंजलि त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके बाद से अब तक इस मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उसमें अलग अलग अभियुक्त है, कुछ कॉमन अभियुक्त भी है। इसमें से 2 अभियुक्त जो कुलदीप नंदराजोग और अंजलि त्यागी, इनको पहले ही अरेस्ट हो चुका है और इस मामले में एसआईटी का गठन करके हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। देखिए 420 का मामला है। इसमें जो भी धोखाधड़ी जिसने भी करी हुई है, इसमें मेंसरी अप्रूव होने पर हम मतलब किसी का बैकग्राउंड वगैरह हमें देखने की जरूरत नहीं है। भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए बच्चों ने देहरादून पुलिस लाइन में रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। मंगलवार को उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल के साथ ही शिक्षा की ओर इन बच्चों को बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारी भी काफ़ी खुश नजर आए जब ये बच्चे शिक्षा की तरफ बढ़ते नजर आए। 2017 से चल रहे इस अभियान में 3600 से ज़्यादा बच्चे अब तक भिक्षा मुक्त कराए गए हैं। हरिद्वार वन प्रभाग ने वनों की सघनता बढ़ाने के लिए जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे 1 हेक्टेयर का जंगल तैयार किया गया। हर ओर कंक्रीटों के जंगल यानी आबादी क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जिसके चलते प्राकृतिक जंगलों का क्षेत्रफल घट रहा है। ऐसे में हरिद्वार वन विभाग द्वारा मियावाकी तकनीक से बनाया गया 1 हेक्टेयर का जंगल प्रकृति और पर्यावरण के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। मियावाकी जापान की एक प्रसिद्ध वनीकरण पद्धति है, जिसमें कम क्षेत्रफल में ज्यादा घनत्व के साथ पेड़ उगाए जाते हैं, जिससे आगे चलकर कम एरिया में एक घना जंगल विकसित हो जाता है। हरिद्वार सिटी फॉरेस्ट के मियावाकी वन में 16,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। ये सभी पौधे पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो है नॉर्मल जो हमारे वन लगता है उससे जो है थोड़ा 30 गुना ज्यादा सघन प्लांटेशन होता है इसमें। हरिद्वार में गंगा की नील धारा के किनारे वन विभाग द्वारा नगर वन विकसित किया गया है। लोगों को प्रकृति के नजदीक पहुंचाकर सैर करने और तरह तरह की वनस्पतियों से रूबरू होने के उद्देश्य से बने नगर वन में लोग पहुंचकर प्रकृति का लुत्फ भी उठाते हैं। साथ ही यहाँ विकसित किए गए नगर वन और दूसरे सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को देखकर आनंदित भी होते हैं। यहाँ पे पहली विशेषता तो यही है कि जापानी तकनीक से बना है, जिसका नाम की मियावाकी है।
यहाँ पर लोग आते रहते हैं रोज़ ही, और हम भी आते रहते हैं यहाँ पर टहलने के लिए। और ये जापानी तकनीक से इसको बनाया गया है, घना जंगल बनाया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे। हरिद्वार के नगर वन में आधुनिक ग्रीन हाउस संचालित कर खास प्रजाति के पौधों को भी उगाया जा रहा है। यहाँ तैयार की गई नर्सरी में फलदार और फूलों के पौधों को लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। सरकार ने खेलो इंडिया का नारा दिया। नैनीताल हाईकोर्ट भी राज्य में खेलों के लिए संजीदा नजर आती है, लेकिन नैनीताल का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन खिलाड़ियों के साथ ही खेल कर रहा है। नैनीताल का डीएसए यानी कि जिला क्रीड़ा संघ विवादों में है। पिछले 5 सालों में यहाँ न सिर्फ खेल गतिविधियाँ कम हुई हैं, बल्कि पैसे को भी ठिकाने लगाया गया। नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ी कि पता ही नहीं चल सका कि 16 लाख रुपए आखिर खर्च किस पर किए गए, इसका कुछ पता नहीं। साथ ही कई दस्तावेज भी गायब कर दिए गए। इस खेल संस्था से कोई भी खिलाड़ी कभी बाहर भेजा नहीं गया, न ही किसी को कोई मदद दी गई। वहीं डीएम ने मामले में वसूली के आदेश दिए हैं। तो समायोजन अभी पिछले 2-3 सालों की धनराशि का लगभग 16-17 लाख का ऐसा मैटर निकल कर आया, जो धनराशि का समायोजन संबंधित ने नहीं दिया है। तो उसको अभी नोटिस प्रेषित किए जा रहे हैं। यदि धनराशि का जो हिसाब है वो आ जाता है समायोजन के रूप में, तो उसके अनुसार उसको टेकअप करा जाएगा। अदरवाइज इसमें वसूली के नोटिस निर्गत किए जाएंगे। दरअसल जिला क्रीड़ा संघ को एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग करना अनिवार्य है, लेकिन साल 2020 के बाद से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। और मजे की बात तो ये है कि संस्था के अध्यक्ष खुद डीएम ही हैं। मामले में सरकारी पैसा भी अनरजिस्टर्ड संस्थाओं को दे दिया गया है, जिसका ऑडिट कर दिया गया। अनियमितता है वो है वित्तीय प्रबंधन की। जब सोसाइटी एक्ट से ही किसी संस्था का चुनाव नहीं हुआ है 2020 के बाद से, तो विगत 3 वर्षों से जो वित्तीय प्रबंधन एक सामाजिक संस्था का हो रहा है और सरकारी सहायता उसको प्राप्त हो रही है। नगर पालिका ने पिछले वर्षों में कई पैसा दिया है उनको, या अन्य मदों से उनको आय हो रही है और इतना पैसा दिया जा रहा है, तो कोई भी चुनी हुई संस्था वहाँ पर नहीं है, तो किस अधिकार से उस पैसे का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि नैनीताल का जिला क्रीड़ा संघ एक भी खिलाड़ी पिछले 6 सालों में नहीं दे सका, लेकिन पैसा बेहिसाब खर्च करता गया। जो लोग संघ चला रहे हैं उनसे ही 16 लाख की वसूली होनी है। जांच रिपोर्ट भी डीएम दफ्तर में ही कैद हो गई है, और कार्रवाई कुछ होगी भी, ये भी फिलहाल कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। दायित्व का इंतजार कर रहे हैं, दायित्वधारी का अब सब्र जवाब दे रहा है। इंतजार से जवाब देने लगा है। आखिर कब मिलेंगे इन्हें दायित्व? क्यों बार बार लटक जाता है दायित्व बांटने का सिलसिला? दूसरी सूची का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है, ये खबर आ रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे से अब उम्मीद की पहली तस्वीर सामने आई है। तो कार्यकर्ताओं की दूसरी सूची आ सकती है दायित्वधारियों की। सरकार जल्द ही ये सूची जारी कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि टनल हादसे से सबका मन दुखी है और प्राथमिकता सभी को सुरक्षित टनल से बाहर निकालने की है। अच्छी खबर मिलने के साथ ही प्रदेश में कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी भी मिल जाएगी। अपने काम संगठन के काम में और चुनाव की दृष्टि उन सबका प्रयोग करेंगे। दायित्व को लेके पूरा एक बेचैनी के सा माहौल है, पूरा सब लोग चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी घोषणा हो, दिवाली तक का इंतजार था। नहीं देखिए, वो थोड़ा सा जो उत्तरकाशी की जो घटना है, आज प्राथमिकता हमारी उस सब लोगों को वहां से बाहर निकालने की है, जो मजदूर वहां फंसे हुए। समय के साथ इसको भी हम दायित्वधारियों की सूची जारी करेंगे। बीते 4 दिनों से राज्य के 800 सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक काम ठप पड़े हैं, लेकिन इन सब से स्टूडेंट्स और टीचर्स बड़े खुश हैं।
प्रदेश के 800 सरकारी स्कूल में पिछले 4 दिन से प्रिंसिपल रूम में इसी तरह से अंधेरा छाया है। ना तो कमरे की लाइट जलती है, ना उस रूम की तरफ कोई जाना पसंद करता है। प्रभारी प्रिंसिपल का चार्ज जब से सरकारी स्कूल में टीचर्स ने छोड़ा है, तब से टीचर सिर्फ मूल काम पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। प्रशासनिक काम की वजह से स्टूडेंट को बीच बीच में छोड़कर टीचर्स को जाना पड़ता था। वहीं स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि अब तो मैडम रोज क्लास ले रही हैं। प्रभार के चक्कर में मैडम मेरा ज़्यादातर समय तो ऑफिस में ही गुजरता है, क्योंकि वहाँ पे डाके वाके बनाने का काम, क्लर्क में भी ये है कि अभी वो नई है तो उन्हें इतना नहीं आ पाता है, तो उस चक्कर में वहाँ फंसी रहती, जिस वजह से मेरी बच्चों की क्लास अधिकतर छूट जाती थी। छोटे बच्चों को अधिकतर टीचर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है ना, छोटे हों या बड़े हों। मतलब मैं उस प्रभार को अब छोड़ के अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दे पा रही हूँ पढ़ाई पे, जिस वजह से मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल रही है। मैम 2-3 दिन से प्रॉपर आ रही है और सब बच्चे को पढ़ा रही है और अच्छा से पढ़ा रही है और हमें वो बहुत अच्छी सी शिक्षा दे रही। और मैम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।